हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स के और साइंस के भी दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करें जिनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा पार्ट 2। हमें शुरू करना है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? देखिए, जो कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बने होते हैं उनके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड बना होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ये उसका सिंबल होता है NaCl। घर में जो हम नमक यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, वो यही होता है, NaCl ही होता है। तो इसमें जो Na है, सोडियम है, दैट इज अ मेटल, और जो Cl क्लोरीन है दैट इज अ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड्स के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयंस कहा जाता है। आयंस सिंगल एटम के ऊपर भी चार्ज आने पे उसको आयन कहेंगे, और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसको भी क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो इसमें Na के ऊपर +1 चार्ज होता है तो ये एक आयन है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो ये क्या है? एक आयन है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटायन कहा जाता है, जैसे कि सोडियम एक कैटायन है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज अनायन। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दो आयन से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से एक कैटायन है और एक एनायन है। ठीक है, आगे आता है, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज हो, जैसे मैंने सोडियम की बात की, एटम के ऊपर चार्ज था, सोडियम एक सिंगल एटम है, उसके ऊपर चार्ज था तो वो आयन कहलाएगा। क्लोरीन एक सिंगल एटम था, उसके ऊपर चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज हो, जैसे कि OH को मिला के, इन दोनों को मिला के एक आयन बनता है जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इस तरह के आयंस को, जिनके अंदर कई एटम्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पॉली एटॉमिक आयन। दे आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। एक और बात ध्यान देने की है बच्चों, कभी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होता। एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दे नीदर कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनको आयंस कहा जाता है। यहां पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना होता है। दोनों का रेशियो बाय मास कितना है? 5:2, वेयर 5 इज कैल्शियम एंड 2 रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। मैग्नीशियम सल्फाइड जो मैग्नीशियम और सल्फर से बना होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखना हमें सीखना है अगले हमारे टॉपिक में। ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ जब तक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहेंगे तब तक आपको ये 9th क्लास में चीज़ आपको सिखाई जाती है और तब तक आपको ये काम में आएगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। चाहे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD कहीं तक केमिस्ट्री पढ़ें आप, तब तक ये आपको काम में आएगी। और एक बात और बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है, लेकिन उतनी मुश्किल ये है नहीं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये सिर्फ आपकी 9th क्लास में ही काम नहीं आएगी। जब तक आप साइंस स्टूडेंट्स रहेंगे, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स रहेंगे, तब तक आपके ये काम आएगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कंपोजिशन की। मतलब जब भी हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर का लिखा H2O, तो इस केमिकल फॉर्मूला से मुझे क्या पता चल रहा है? इस केमिकल फॉर्मूला से मुझे इसकी कंपोजिशन का पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और कितने कितने हैं। जैसे कि H2O लिखने से मुझे पता चल गया कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। जिस जिस चीज से मिलके, जिन जिन एटम से मिलके वो कंपाउंड बना है, उन सब एटम्स की कंपोजिशन के बारे में, उस कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में वो हमें बताता है। जो केमिकल फॉर्मूला होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, उसको लिखना काफी आसान होता है। कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें
सिंबल्स याद करने होंगे, जो लास्ट पार्ट में एक टेबल आई थी, पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था। और एक कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उस कंपाउंड में जो जो आयंस यूज हुए हैं उनकी हमें सिंबल्स का और वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी का उसका पता होना चाहिए। वैलेंसी जो होती है उससे हमें यह पता चलता है कि एटम्स कैसे कंबाइन करेंगे और कितने एटम्स कंबाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर का फॉर्मूला लिखूं तो इसमें H2O लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखूं तो CO2 लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखूं तो NaCl लिखा जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही क्यों है? इसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही क्यों है? इसके अंदर 1 सोडियम और 1 क्लोरीन ही क्यों है? तो ये मतलब कभी तो 2 एटम्स 1 के साथ कंबाइन करते हैं, कभी 1 2 के साथ कंबाइन करते हैं जैसे यहां पे दिखाया गया है, कभी 1 दूसरे के 1 के साथ ही कंबाइन कर लेता है। तो कितने एटम दूसरे वाले के कितने एटम्स को पकड़ेगा, कितने के साथ कंबाइन करेगा, किस तरीके से वो कंबिनेशन करेंगे, सोडियम का कितना एटम होगा, क्लोरीन का कितना एटम होगा NaCl के एक मॉलिक्यूल में, ये चीजें हमें पता चलती हैं उन एलिमेंट्स की वैलेंसी से। वैलेंसी क्या होते हैं? वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। चार्ज भी, जैसे आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी भी होता है। जैसे मैंने आपको कहा था Na के ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। ठीक है, वैलेंसी में हम पॉजिटिव या नेगेटिव यूज नहीं करते, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है तो वैलेंसी 1 होगी। Cl नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। क्लोरीन के आयन के ऊपर, एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता। क्लोरीन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। क्लोरीन आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है। क्लोरीन आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। ठीक है, आगे देखिए इसने एक एग्जांपल दिया यहां पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑक्टोपस को ह्यूमंस के साथ कंबाइन करना हो, ऑक्टोपस के 8 जो होते हैं लिम्ब्स होते हैं, ह्यूमंस के कितने होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तो ह्यूमंस के हैंड्स को और ऑक्टोपस के लिम्ब्स को अगर हम कनेक्ट करें तो एक ऑक्टोपस के सारे हाथ भर जाएं और ह्यूमंस के भी सारे हाथ भर जाएं, तो कितने ह्यूमंस चाहिए हमें ऑक्टोपस के साथ कंबाइन करने के लिए? तो आप बहुत आसानी से 9th क्लास का स्टूडेंट बता सकता है। ऑक्टोपस के 8 हैं हाथ, लिम्ब्स कह सकते हैं हम। ह्यूमंस के 2 लिम्ब्स हैं, 2 4 लिम्ब्स हैं, 2 हाथ हैं। तो एक ऑक्टोपस को पूरे तरीके से अपने हाथों को कंबाइन करने के लिए 4 ह्यूमंस की जरूरत होगी। इट मींस 1 ऑक्टोपस विल कंबाइन विद 4 ह्यूमंस, ताकि वो अपना जो पूरा चार्ज है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है। अब ये जो टेबल है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। जब तक आप इस टेबल को लर्न नहीं करेंगे आपको ये चैप्टर आगे प्रॉब्लम करेगा आपको। वैसे तो जब भी मैं आपको बताऊंगा तो आप एक बार टेबल में देख सकते हैं, लेकिन आप इस टेबल को मेमोराइज कर लें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे जाके भी ये टेबल आपको आगे तक काम में आएगी, 10th क्लास में, 11th में, 12th में। तो जब तक आप स्टडीज़ करते रहेंगे अपनी साइंस में तब तक ये टेबल आपको काम में आएगी। इस टेबल में यहाँ तो पॉजिटिव आयंस दिए गए हैं यानी कैटायंस, यहाँ नेगेटिव आयंस दिए गए हैं, नॉन मेटल्स दिए गए हैं, एनायंस दिए गए हैं, और यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लें। जैसे कि वैलेंसी, मैं सोडियम की बात करता हूँ, Na पॉजिटिव, Na+1 इसके ऊपर चार्ज है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? -1 यानी 1, वैलेंसी 1 है। कार्बोनेट CO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, CO3 के ऊपर टोटल मिला के, कार्बोनेट के ऊपर टोटल मिला के -2 चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इस पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है अब हम वो पढ़ेंगे। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, उनको बोरबरी रूल्स भी बोल देते हैं। 3 रूल्स हैं। पहली बात तो कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक कंपाउंड बताया NaCl, इसके ऊपर आप एक बार टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। सोडियम के ऊपर कितना है? +1, क्लोरीन के ऊपर कितना है? -1, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0।
तो द वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड, द टोटल चार्ज ऑन आयनिक कंपाउंड शुड बी 0। जब भी किसी कंपाउंड को लिखा जाता है जिसमें शुरुआत में मेटल और बाद में नॉन मेटल हो, तो पहले मेटल को लिखा जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में हमने पहले सोडियम यानी मेटल को लिखा, और बाद में नॉन मेटल को लिखा जाता है, जैसे कि हमने बाद में क्लोरीन को लिखा। इसका और भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने ऐसे किया है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2, 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम। तो हर बार जब भी हम लिखते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला, तो पहले मेटल को लिखा जाता है और उसके बाद में किसको लिखा जाता है, नॉन मेटल को लिखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको हायर क्लासेस में फॉर्मूलाज देखने में आएंगे जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। आगे आता है जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस यूज होते हैं, जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस यूज होते हैं, उसमें अगर पॉलीएटॉमिक आयंस ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हमें उसको किस में रखना पड़ता है, ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें OH जो हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है वो 2 हैं, तो ब्रैकेट में डाल के फिर लिखेंगे हम। अगर ऐसे लिख देंगे उसको, अगर इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख देंगे तो दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, आपके मार्क्स कट जाएंगे यहां पे। तो जब भी किसी पॉलीएटॉमिक आयन ज्यादा होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, तो ब्रैकेट में डाल के पॉलीएटॉमिक आयन को, फिर उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में, उसके नीचे राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ आयंस लिखते हैं। जैसे कि MgOH2 में, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, 1 मैग्नीशियम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हमें इससे पता चलता है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक ही हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसमें हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सोडियम है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, आगे आता है फॉर्मूला लिखने का तरीका। जो सिंपलेस्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, उन कंपाउंड्स को कहा जाता है बाइनरी एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स विच कंटेन 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखिए H, क्लोरीन का सिंबल लिखिए Cl, इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिख दीजिए। आपको मैंने टेबल में बताया है वैलेंसी कैसे देखनी है आपको। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर ये वाली जो आपने लिखी हैं, अगर ये डिवाइड हो रही है एक दूसरे से, तो आप डिवाइड कर दीजिए। यहां पे डिवाइड नहीं हो रहा, 1 और 1 को आपस में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, H के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा सबस्क्रिप्ट में तो इसका मतलब 1 है एटम। HCl इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। आगे आता है, मैं आपको बताता हूं हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे लिखोगे आप। तो हाइड्रोजन का सिंबल, फिर सल्फाइड का सिंबल, फिर इनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है। उसके बाद आप यहां पे जो नंबर्स आपने लिख रखे हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए। अगर हो रहे हैं तो, नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो H2S क्या होगा, H2S1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंडरस्टूड होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वहां पे 1 है। H2S इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बात करते हैं हम कैल्शियम टेट्राक्लोराइड की, या कैल्शियम क्लोराइड कह सकते हैं हम इसको। तो सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लोरीन की कितनी होती है 1। डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको क्रॉस कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आएगा, C के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिखिए और क्लोरीन का सिंबल लिखिए। मैग्नीशियम के वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये वाली दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही हैं तो क्रॉस कर दीजिए। क्या आएगा, Mg के नीचे क्या आएगा 1, देखिए ये आएगा Mg के नीचे जो यहाँ पे इसके एरो के निशान के साथ है, और Cl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड इज द आंसर। आगे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, एक और बताता हूं मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, दोनों जगह क्या आ जाएगा 1 1। अब इनको क्रॉस कीजिए तो CaO1, तो CaO इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तरीका है इसके फॉर्मूला को लिखने का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखते हैं हम, एक तरफ सिंबल लिखेंगे Al, एक तरफ सिंबल लिखेंगे O। एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्रॉस कर दीजिए इनको, तो Al2O3 विल बी द आंसर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैसे बनाएंगे? सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3, ये पॉलीएटॉमिक आयन होता है नाइट्रेट एक तरह का, तो Na का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी भी 1 ही होता है, आप टेबल में चेक कर सकते हैं। अब डिवाइड नहीं हो रहे एक दूसरे से तो आप इनको क्रॉस कर दीजिए, तो सिंबल आंसर क्या आएगा NaNO3, ये देखिए लिखा हुआ है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं हम CaOH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड आयन की 1, क्रॉस कर दीजिए डिवाइड नहीं हो रहे तो Ca1OH2। अब पॉलीएटॉमिक आयन अगर 2 हो या ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल के फिर उसके नीचे लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखें तो सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, सोडियम +1 वैलेंसी होती है, कार्बोनेट की 2 वैलेंसी होती है, डिवाइड नहीं हो रही हैं दोनों संख्याएं आपस में, तो इनको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा Na2CO3। अब क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन अकेला है 1 है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, अमोनियम सल्फेट का कैसे लिखेंगे, पहले तो अमोनियम आयन NH4 वैलेंसी होती है 1, सल्फेट SO4 वैलेंसी होती है -2 यानी 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, NH4 के नीचे 2 SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। आगे हम बात करते हैं मोलिक्यूलर मास की। किसी भी सब्सटेंस का मोलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, तो मोलिक्यूलर मास निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इज कॉल्ड मोलिक्यूलर मास। जैसे कि आपको वाटर का मोलिक्यूलर मास निकालना, तो कैसे निकालोगे, जितने भी एटम्स है ना इन सब के मासेस को ऐड कर दो। हाइड्रोजन 2 हैं, एक का मास कितना होता है 1U, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2U। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो वाटर का मोलिक्यूलर मास कितना होगा 18U। ध्यान रखिए U लिखना है पीछे आपको, 18U। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12U, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा 32U, तो टोटल करने पे कितना आएगा 44U इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अमोनिया का निकालना हो तो अमोनिया का निकाल सकते हैं, अब जिसका निकालना हो उसका निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने फॉर्मूला पूछा है HNO3 का, तो HNO3 का कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, 16 3 48, तो टोटल कितना आएगा 63U इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। आगे आता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब दोनों को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूनिट मास का भी तरीका वही है कैलकुलेट करने का, और मोलिक्यूलर मास का भी यही है। मोलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, और फॉर्मूला यूनिट में क्या होता है, मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर मोलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में, फॉर्मूला यूनिट मास हम उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं जो आयंस से बनते हैं। ध्यान रखें आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है what is the primary difference between formula unit mass and molecular mass, then the primary point of difference between formula unit mass and the molecular mass is that formula unit mass is used for those compounds which are composed of positive and negative ions, positive और negative ions से मिलके बने होते हैं। जैसे कि NaCl के लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इन दोनों को ऐड करके 58.5U विल बी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। सिमिलरली आप CaCl2 का निकाल सकते हैं,
सिमिलरली आप यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन दिया गया उसका भी निकाल सकते हैं। आगे हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये टॉपिक, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे और पूरे ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आई गारंटी कि आपको मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो मोल कॉन्सेप्ट, सीधा हम मोल पे नहीं जाते हैं, पहले हम मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये MOLE जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोल, ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो पढ़ते हैं। ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना रही हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन से हमें दो चीज़ें पता चलती है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर के। देखिए, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस, और बने कितने, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बने हैं। या फिर अगर मैं इसको मास में लिखूं तो 2H2 का मास कितना होता है, 4U होगा ना, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो H2 का कितना होगा 2। अब यहां पे H2 भी दो ले रखे हैं इन्होंने, तो 4U, यानी 4U ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद O2। O2 का मास कितना हुआ 32U, 32U ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कितना बनेगा 2H2O। एक H2O का 18 होता है, तो दो का कितना होगा, 36U। या फिर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4U ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद 32U ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन अब इस इक्वेशन से हमें सब्सटेंस की क्वांटिटी के बारे में अंदाजा मिल रहा है। भाई हम दो तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को रीड कर सकते हैं, मास के अकॉर्डिंग, जैसे सेकंड पॉइंट में हमने मास के अकॉर्डिंग रीड किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पॉइंट में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग रीड किया उसको। लेकिन जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं जो कि उस रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट नहीं किए जा सकते एक्चुअल में। क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनको अलग करना या अलग से कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम एक नई क्वांटिटी लेके आए केमिस्ट्री में, ताकि केमिकल रिएक्शंस को, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करें। और उस क्वांटिटी का नाम क्या लिखा गया, मोल। क्या रखा गया, मोल। मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा, SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स वाली यूनिट जो होती हैं, मोल इज द SI यूनिट टू डिनोट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन को अगर मैं प्रॉपरली लिखूं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो क्या कहूंगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये प्रॉपर इसकी जो है डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं कि 1 मोल होता कितना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं। 1 मोल होता कितना है, 1 मोल असल में होता कितना है। मोल जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अलग तरीके का यूनिट है, अलग तरीके का सिस्टम है। इसको तरीका थोड़ा अलग है इसको समझने का। जैसे कि मैं बात करूं किलोग्राम, किलोग्राम एक ऐसी यूनिट है, आप 1 किलो चीनी ले लो या 1 किलो चावल ले लो, दोनों में वजन 1 किलो ही होता है। लेकिन मोल के साथ ऐसा नहीं है, मोल का जो अमाउंट होता है वो बदल जाता है सब्सटेंस के बदलते ही। जैसे कि मोल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, और एक मास के अकॉर्डिंग, एक मास के अकॉर्डिंग, दो तरीके से। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इसका मतलब उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स हैं। इसको कहा जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अगर मैं कहूं, मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल H है मेरे पास, H हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं। आई हैव 1 मोल H, इसका मतलब मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन की एटम्स है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर है, इफ आई एम हैविंग 1 मोल वाटर, इसका मतलब मेरे पास वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आई बात। तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज या पार्टिकल्स। अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स कहूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हाइड्रोजन के। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस कहूं, 1 मोल H2 कहूं मैं,
दोनों में फर्क है। H यानी हाइड्रोजन एटम, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कहूं 1 मोल H2 तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, H2 गैस के। आगे बात करते हैं मास की। तो मास किसके इक्वल होता है? मास इक्वल होता है मोलिक्यूलर मास के। मोलिक्यूलर मास जितना होता है ना उसी के इक्वल होता है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब मेरे पास कितनी हाइड्रोजन गैस है? मेरे पास 2 H2 का कितना मास होगा? H2 का 2। U लिखने की बजाय मेरे को सिर्फ G लिख देना है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। अगर मैं मोल यूज कर रहा हूं तो मुझे ग्राम यूज करना पड़ेगा, ग्राम मोलिकुलर मास यूज करना पड़ेगा मेरे को। H2 इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल H2 है, इसका मतलब उसका मास कितना है? जो सब्सटेंस आपके पास है उसका मास कितना है? 2 ग्राम। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, सपोज 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मेरे पास कितना मास है? मास कितना है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23, और अगर मैं मास के हिसाब से देखूं तो जितना उसका मोलिकुलर मास होता है उतना ही। समझ में आई बात आपको? बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 मोल वाटर, आई हैव 1 मोल वाटर, इसका मतलब आई हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, आई हैव 1 मोल ओ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, इसका मतलब मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, O2 मोलिक्यूल्स है मेरे पास 1 मोल, इसका मतलब मेरे पास 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन है इसका मतलब मेरे पास। ठीक है, जैसे कि यहां पे इस टेबल में दिखाया गया है। 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब इतने एटम्स और इतने मास। मोल का दोनों ही मतलब है। अगर मोल्स को नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो इधर आओ, अगर मोल्स को मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है मोल को तो इधर देखिए। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, इतने एटम्स हाइड्रोजन के। 1 मोल हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ मास तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23। 1 मोल में मास कितना होता है? उसका मोलिकुलर मास। सिर्फ फर्क क्या होता है? मोलिकुलर मास में हम U लिखते हैं और मोलर मास में हम क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे मैं आपको बता ही चुका हूं, ये जो चीजें इसने बताई है, एवोगैड्रो नंबर इतना होता है, इतनी एंटिटीज होती हैं। जिस तरीके से डजन में 12 होते हैं, ग्रोस में 144 होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, अब ये जो है, जैसे मैंने बात करी कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हैं मेरे पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब मेरे पास इतने क्या है? मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है एवोगैड्रो नंबर है, ये एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मोलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आयंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किसका 1 मोल लिया है। 1 मोल H का लिया है तो एटम्स हैं आपके पास। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोलिक्यूल्स हैं आपके पास। मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल Na पॉजिटिव है, मेरे पास 1 मोल Na पॉजिटिव है सपोज। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं सोडियम। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है। ठीक है, आगे देखिए, U और G में फर्क बताया इसने। U जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, और G जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्राम एटॉमिक मास को। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1U हाइड्रोजन, इसका मतलब आपके पास 1 एटम हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है। दोनों में फर्क देखिए कितना है। 1U का मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम जो होता है, G जो वर्ड होता है वो मोल के साथ जुड़ता है, और U जो होता है ये मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास के साथ जुड़ता है। ठीक है, आगे आता है आपका मोल जो होता है उसको केमिस्ट काउंटिंग यूनिट कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट को काउंट करने की जरूरत होती है। जब भी वो कोई नई दवाई बनाते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं उसमें, तो वो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं मशीन्स की हेल्प से। ठीक है, तो उस तरीके से दवाई बनती है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी इधर उधर हो जाए तो दवाई जो है वो गलत बन सकती है, तो इसीलिए मोल को केमिस्ट काउंटिंग यूनिट भी कहा जाता है। जो वर्ड है मोल, इसको 1896 में विल्हेम ओस्टवेल्ड नाम के केमिस्ट्री एक्सपर्ट ने कॉइन किया था।
ठीक है, लेकिन बाद में जाके इस वर्ड को 1967 में IUPAC ने, या जो भी इंटरनेशनल यूनियन उस वक्त थी, उसने इसको अप्रूव किया। आगे आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन है नहीं। आपको 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला है n इज इक्वल टू m ओवर m, n इज इक्वल टू m ओवर m, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। सारे फॉर्मूलों में n इज द नंबर ऑफ मोल्स, m इज द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, m इज द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये फॉर्मूला भी यहां पे आएगा, पहला फॉर्मूला है, इस न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। देखिए इसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 52 ग्राम He में, हीलियम में। तो फॉर्मूला लगाइए n इज इक्वल टू m ओवर m। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। गिवन मास कितना है, कितना मास है हीलियम का आपके पास, गिवन मास कितना है 52 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम, तो 52/4। ठीक है, आंसर विल बी 13 मोल्स। तो 52 ग्राम He में कितने मोल्स हुए, 13 मोल्स हुए। अब दूसरा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na, वेयर n इज द एवोगैड्रो नंबर। तो आपको बताना है 12.044 इंटू 10⁻23 He एटम्स में कितने मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए n यूज किया। ऊपर वाला n होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने गिवन है पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10⁻23। नीचे है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मैं आपको पीछे कई बार बता चुका हूं 6.028 इंटू 10⁻23, ये गिवन वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 12.044 इंटू 10⁻23, हीलियम एटम्स में 2 मोल्स होते हैं। तो 2 फॉर्मूले मैं आपको अब तक बता चुका हूं, n इज इक्वल टू m ओवर m, वेयर स्मॉल m इज गिवन मास, कैपिटल M इज मोलर मास। n इज इक्वल टू n ओवर Na, where Na is Avogadro constant, small n is number of moles and capital N is given number of particles। तो ये फॉर्मूले कब यूज हो गए, ये आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, या 9th क्लास का बच्चा बड़े आराम से देख सकता है। अगर मैं मास की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास, जैसे कि 52 ग्राम He में यहां पे मास की बात आ रही थी तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। नीचे वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में क्या निकालना है, मास निकालना है हमें। 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस में कितना मास होता है, तो वही निकालिए आप, n इज इक्वल टू m ओवर m। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, गिवन मास निकालना है, मास तो हमें निकालना है ना। और मोलर मास कितना होता है N2 का, N2 का मोलर मास कितना है 28 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास कितना आएगा 14 ग्राम। आंसर इज 14 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा है। आगे आता है 0.5 मोल n एटम्स, तो वही n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M। 0.5 मोल्स दे रखे हैं, मास निकालना है आपको। और मोलर मास कितना है, n का मोलर मास देखना आपको, n का, पहले N2 का देखा था ना, n का कितना होगा 14, तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ n एटम्स कितना होगा 7 ग्राम। आगे बात करते हैं थर्ड, आपको अब की बार नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, तो वही फॉर्मूला n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है आपको, मास निकालना है, सॉरी आपको मास निकालना है इस बार। तो इसमें थर्ड फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज स्मॉल m ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू n ओवर Na। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है ना, तीसरा फॉर्मूला, ये पहले दोनों से मिलके बना हुआ है। पहला फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू m ओवर m। दूसरा फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू n ओवर Na। तो दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, दोनों n के इक्वल थे ना, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल थे, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्या है, मास निकालना है हमें, n एटम्स दे रखे हैं, तो मोलर मास कितना हुआ n का 14 ग्राम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻23। और Na एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आएगा और ऊपर क्या आएगा 1, नीचे 2 और ऊपर 1। ठीक है, अब
m इज इक्वल टू 14/214 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर विल बी 7 ग्राम। आंसर आएगा हमारा 7 ग्राम। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में भी आपको यूज करना है, ठीक है। मास आपको निकालना है, ठीक है, m आपको निकालना है। मोलर मास कितना है, N2 का मोलर मास निकालिए। N2 का मोलर मास जो सब्सटेंस दे रखा है उसी का मोलर मास लेना है, 28 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और नीचे एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, उसमें भी इतने पार्टिकल्स होते हैं। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गिवन मास इज इक्वल टू 28 ग्राम। आंसर बहुत सिंपल आंसर है, 28 ग्राम। आगे आता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हमें 46 ग्राम Na में। बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है हमारा। क्या करोगे आप, मास कितना है 46 ग्राम, Na का मोलर मास कितना होता है 23, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। Na का मोलर मास कितना होता है, पीछे आ चुका है। मोलिकुलर मास 23U होता है, तो मोलर मास कितना होगा 23G। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पे ये जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व कर दीजिए। ऊपर आएगा 2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल N विल बी इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल। आगे आता है 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, वही मास कितना है 8, मोलर मास कितना है, एक O का 16 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हुआ 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। Na एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व कीजिए, ये 1/4 आ गया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे आपका लास्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, हमें पार्टिकल्स निकालने 0.1 मोल कार्बन एटम्स में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। N इज इक्वल टू N/Na, जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, इससे निकाल लीजिए। 0.1 मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। एवोगैड्रो पार्टिकल्स आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। तो यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके डिवाइस तक आए। इससे पहले जाने से पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे हमने आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर एक्सप्लेनेशंस को अपलोड किया गया है और उनके प्लेलिस्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो प्लीज चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिफोर गोइंग आउट। थैंक यू एवरीवन।